हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम जनरल साइंस को इसमें कवर कर रहे हैं। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर होने जा रहे हैं। और इससे पहले जितने भी पार्ट्स आए हैं, आई होप आपने वो देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। उनमें भी अलग अलग टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर की, यानी कि प्रकाश की। तो इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस गिवन है, इनमें आपको बताना है कि प्रति क्वांटम जो ऊर्जा होगी विकिरण में, वो सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 200 से 280 nm, यानी कि तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम जो ऊर्जा होगी वो सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि जहाँ पर न्यूनतम रेंज होगी, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो कि न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है, यहाँ पर जिसमें सबसे कम होगी तो ऊर्जा उसमें सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सौर विकिरण में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण किस परास में या किस रेंज में दिखता है, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 400 से 700 nm। ठीक है, जो सौर विकिरण में परास दिखता है वो 400 से लेकर 700 nm तक दिखता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁻⁶ नैनोमीटर तक विस्तृत है। पृथ्वी पर जो सौर विकिरण आता है, सूर्य का विकिरण आता है, उसका जो परास है वो 100 नैनोमीटर से 10⁻⁶ नैनोमीटर तक फैला हुआ है। इस सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण में विभाजित किया जाता है। तो पराबैंगनी विकिरण में क्या इसकी रेंज परास होती है, रेंज तो 100 nm से कहाँ तक, 400 न्यूटन, यहाँ तक नैनोमीटर तक। अगर पराबैंगनी विकिरण की बात करें तो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। दृश्य प्रकाश की बात करें तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। और अवरक्त विकिरण की बात करें तो 700 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर तक। और यहाँ पर क्या पूछा था, सौर विकिरण में जो परास होगा वो 400 से 700 होगा, यानी कि दिखने वाला जो दृश्य प्रकाश है वो यहाँ पर पूछा है, तो वो कितना होगा, 400 to 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है। तो यहाँ पर दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान रेंज पूछी है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 390 टू 780 नैनोमीटर के बीच में दृश्य प्रकाश का जो दैर्घ्यमान होगा वो होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा क्वेश्चन। तो दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वो भाग होता है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के बीच की जो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसको स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो यहाँ पर जो दृश्य प्रकाश का विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी क्या रेंज होगी, 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश की जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मानव आंख द्वारा जो दृश्य प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही, सबसे बेस्ट जो वेवलेंथ है वो क्या होती है ह्यूमन आई के लिए, तो 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5500 एंगस्ट्रॉम जो होती है ये सबसे ज़्यादा सुग्राही तरंगदैर्ध्य होती है ह्यूमन आई के लिए। कितना, 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, 5500 एंगस्ट्रॉम या फिर 555 नैनोमीटर, ये बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, जो प्रकाश का विकिरण होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्या तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, या दोनों के समान होती है, या फिर इनमें से किसी के समान नहीं होती। तो जो प्रकाश का विकिरण आता है, रेज आती हैं, उनकी प्रकृति तरंग और कण दोनों की तरह होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, डबल बिहेवियर, ठीक है, कभी कण के समान और कभी तरंग के समान। तो हमने यही देखा है कि जो ये विकिरण होगा ये कण के समान भी रिएक्ट करता है और तरंग के समान भी रिएक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है बहुत छोटा होता है। प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका क्या कारण है सीधी रेखा में चलना प्रतीत होने का? क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है। तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है तो उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आँख नहीं देख सकती। तो हमारी आँखें सिर्फ क्या देखते हैं, हमें सिर्फ इतना ही दिख पाता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ट्रेवल कर रहा है, एक सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है, किसकी वजह से? कम तरंगदैर्ध्य की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से किसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, किसका मैक्सिमम वेग है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या फिर पराध्वनिक तरंग का? तो गाइज इन ऑप्शंस में से जिसका वेग सबसे ज़्यादा है तो वो होता है प्रकाश यानी कि लाइट। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। इन विकल्पों में से प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं लेकिन ध्वनि तरंगें नहीं गुजर पाती। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्यूम यानी कि निर्वात से होकर प्रकाश तो गुजर सकता है लेकिन जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगें, वो नहीं गुजर पाती हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है, ठीक है। जो प्रकाश की चाल है सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो निर्वात में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, बिल्कुल यहाँ पर एक ऑप्शन सही होगा कि प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। अभी हमने ऊपर भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो प्रकाश की हमने अभी क्या पढ़ा है कि प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति में वायु 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो प्रकाश की गति पानी में इतनी होती है, प्रकाश का वेग कांच में इतना होता है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रकाश का जो वेग है वो क्या हो रहा है? वो अधिक होता है यानी कि ज़्यादा होता है, और ध्वनि का प्रकाश से कम। यहाँ पर पूछा है प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानित कितना है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट। प्रकाश का शून्य अवकाश में जो वेग है वो अनुमानित कितना है? तो हम देख चुके हैं 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रकाश की गति, ठीक है, तो प्रकाश का वेग या प्रकाश की गति की बात है, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो हमने पढ़ा है वैक्यूम में यानी कि निर्वात में प्रकाश की जो वेलोसिटी है, वेग है, वो सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? अभी हमने पढ़ा प्रकाश की गति निर्वात में मैक्सिमम होगी, लेकिन किसके बीच से हम उसको निकालें प्रकाश को, लाइट को, कि उसका गति, उसकी स्पीड, उसका वेग सबसे कम हो? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कांच, जो कांच होता है यानी कि ग्लास होता है, उसके बीच से सबसे कम गति रहेगी प्रकाश की, ठीक है। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। इसका मतलब कि जो कांच है उसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें से जो प्रकाश की गति होती है वो न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल और वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए प्रकाश की गति कांच में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 डिस्कस करते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में जो समय लगता है वो लगभग कितना है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो लगभग 8.5 मिनट लगते हैं, या ऑप्शन आपको इसके अप्रॉक्स भी कहीं दिख सकता है, 8.2 सेकेंड भी मिल सकता है, 8.2 मिनट भी मिल सकता है, 8.5 भी हो सकता है। तो कितना टाइम लगता है? 8.5 मिनट के अप्रॉक्स सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में जो समय है वो लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग
8 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो फिर से कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो लगभग 8 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। 16 कहता है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, मतलब जब प्रकाश की जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, वो वायु से, एयर से कांच में यानी कि ग्लास में जाती हैं, तो जो वेरिएबल होगा वो कौन कौन सा वेरिएबल उससे चेंज होता है, प्रभावित होता है। तो तरंगदैर्ध्य और वेग, जो वेवलेंथ है और जो वेलोसिटी है। ठीक है, वेवलेंथ और वेलोसिटी यानी कि तरंगदैर्ध्य और वेग क्या होंगे, जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच में जाएंगी तो ये परिवर्तित होंगे, इन पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तरंगदैर्ध्य और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या चेंज नहीं होगा जब जो प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो जो आवृत्ति है, आवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि वेग, तरंगदैर्ध्य और उसकी तीव्रता में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण जब इंसिडेंट होती है सघन माध्यम से विरल में तो वो अभिलंब से कहाँ जाती है, दूर जाती है, और उसकी जो चाल है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। यानी आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा किस में बदली जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है। उसकी इक्वेशन भी है 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर और लाइट होता है और पर्णहरित होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और जल और पर्णहरित। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस। विज्ञापन और सजावट, जो सजावट और विज्ञापन होता है उनके लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, तो नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, नियॉन का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है प्रकाश के विज्ञापन और सजावट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 21 कहते हैं साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना कौन सी घटना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, कि साबुन के जो पतला झाग होता है उसमें जो कलर दिखाई देते हैं वो कौन सी घटना के कारण दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। यानी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, परावर्तन और व्यतिकरण, उसके कारण ऐसा होता है जो वो कलर हमें दिखाई देते हैं। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस, ठीक है, और परावर्तन, इसके कारण ये होता है। 22nd क्वेश्चन कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाता है। तो इन ऑप्शंस में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हीरे से कांच में। जब हीरे से कांच में प्रकाश जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। हीरे से किस में जाएगा, जब कांच में जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्या कहता है, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस काम सिद्धांत पर काम करता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है यानी कि प्रकाश तंतु, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करता है। कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th
प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के कारण होता है? तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 25th, निम्नलिखित में से किस घटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो हम जैसे कि देख चुके हैं, यहाँ पर पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है ये घटना